राज्यपाल जी, आयुक्त, नगर परिषद, प्रभारी अधिकारी, हमारे विधायक हैं सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं कह रहा था कि मतगणना का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण कई चरणों में चुनाव के बाद में जो एजेंट्स होते हैं हर टेबल पे जो पार्टी के एजेंट्स हैं वो आप पर नजर रखेंगे और उन लोगों के बीच में पूरे दृढ़ता से आपको कार्य करना है। और इसके लिए जरूरी है कि जो मतगणना के संबंध में जो निर्देश है, जो नियम है, उनके बारे में, वो जो प्रक्रिया है उनके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी है। तो अभी आपको पहले सिद्धांतिक प्रशिक्षण करवाया जा रहा है जिसके अंदर आपको अशोक जी शर्मा है हमारे डीएलएमटी, ये आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि सिद्धांतिक रूप से इसके लिए क्या प्रक्रिया है। इसके पश्चात जो हमारे रूम्स के अंदर ईवीएम मशीन लगी हुई है, तो सिद्धांतिक के साथ में कि वहाँ हमारा काम ईवीएम से बढ़ना है काउंटिंग के दौरान। तो ईवीएम के अंदर भी हमारे मार्केट टर्नर्स बैठे हैं, तो पूरा समय लगाकर पूरी तरह ट्रेन होकर कि आप यहाँ से पड़ताल करें हो और चाहे वो ईवीएम से सुन लें। तो फिर भी आपको शंका हो तो पहले आपने नंबर अभी आपको दे देंगे, तो मतगणना से पहले ही आपने शंकाओं का समाधान करना। जीएस के पद से सुशोभित किया गया है, तो उस पद की जो जिम्मेवारियां हैं उनके बारे में कल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक वीसी का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर कुछ विशेष बातें भी बताई गई थी। तो इस पीपीडी के साथ साथ आपको उनसे भी अवगत करवाया जाएगा, क्योंकि काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में आपका दायित्व है पूर्णतया काउंटिंग की से कार्य करवाने का बन जाता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक उन समस्त कार्यविधि को समझें जिसके अंदर आपको आगामी भागीदारी निभानी है, या ईवीएम द्वारा काउंटिंग में लगेगी या वीवीपैट से काउंटिंग में लगेगी, क्योंकि ये चारों प्रोसेस हमारे काउंटिंग में होने हैं। इसलिए समग्र रूप से आपको ये बताया जा रहा है और इसलिए आप चारों ही प्रोसेस को ध्यानपूर्वक सुने। जैसा कि पीपीटी के अंदर सामने बताया गया है, डाक मतपत्रों की गिनती भी हमारे पास राइट 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले 8 बजे ही हम जो ईडीपीवी के मतपत्र होंगे उनके भी प्री काउंटिंग करेंगे, मतलब उनका जो स्कैनिंग संबंधी कार्य होगा वो करके उन मतपत्रों को भी जैसे पीवी की काउंटिंग होती है उन पीवी की काउंटिंग पे ही मतपत्रों का काउंटिंग किया जाएगा। अर्थात ईडीपीवी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो प्राप्त हुए हैं आरओ साहिबान को, उनका स्कैनिंग का कार्य विस्तार से बताया जाएगा किस तरह से होगा, आपको बताया जा रहा है। और उसके बाद सामान्य पीवी का जिससे वेरिफिकेशन होता है, जिस तरह से काउंटिंग होती है, वो सब तथ्य आपको बताया जाएगा। उसके उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तत्पश्चात अनिवार्य रूप से 5 पोलिंग बूथ्स के जो वीवीपैट है उनकी पर्चियों की काउंटिंग की जानी है, जिसके लिए केजेस बन चुके हैं। और अगर कहीं एक से ज्यादा वीवीपैट काम में रही है तो साइमल्टेनियसली दूसरे वीवीपैट की भी काउंटिंग उसके साथ ही की जाएगी। इसके अलावा किसी भी यूनिट का अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो उसके भी वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग की जानी पड़ सकती है अपने को, तो वो भी उस केस के अंदर होगी। नेक्स्ट जो हमारे काम की बातें हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर देते हुए ये नेक्स्ट कुछ नियमों के बाद ये बताया हुआ सामने लेआउट काउंटिंग हॉल का, जिसके अंदर किस तरह से 14 टेबल लगती है यह आपको दर्शाया गया। ये जो वीवीपैट का काउंटिंग चैम्बर बनाया गया है, ये काउंटिंग बूथ आरओ की टेबल के पास बनाया जाता है। नेक्स्ट काउंटिंग स्टाफ के रूप में आपकी नियुक्ति की गई है। अब अगर आपको पीवी की काउंटिंग के लिए लगाया जाता है तो सीएस के साथ साथ 2 सीए काउंटिंग असिस्टेंट मिलेंगे, और यदि ईवीएम के काउंटिंग के
के लिए लगाया जाता है, तो सीएस के साथ साथ आपको एक सीए अकाउंटिंग असिस्टेंट मिलेगा। इसके अलावा आपके पेज पर जो है एमओ भी बैठेंगे जो कि आपके कार्य का ऑब्जर्वेशन करेंगे। वाले ई ग्रुप के कर्मचारी होंगे वो भी पर्याप्त संख्या में आरओ द्वारा लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व पब्लिक स्टाफ होता है उनकी भी लगी होती है। भविष्य के लिए अतिरिक्त गणना कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, जो सामग्री आपको दी जाती है उसके बारे में डिटेल से आपको आगे बताएंगे। आपने दोबारा रिपीट करेंगे उस चीज को। तो देखिए, एक तो लिफाफे जो है पोस्टल बैलेट के वो नंबर के हिसाब से 13C, 13B, 13A और एक अगर हम लोगों को देखें तो बड़ा लिफाफा, छोटा लिफाफा और घोषणा, तीन चीजें। जो बड़ा लिफाफा उसको हम 13C कह रहे हैं। जो छोटा लिफाफा जिसके अंदर मतपत्र होता है उसको हम 13B कह रहे हैं और जो घोषणा होती है उसको हम 13A कह रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले 13C जो कि बड़ा लिफाफा है उसको हमें खोलना है और देखना है कि घोषणा प्रॉपर है या नहीं। अगर घोषणा प्रॉपर होगा तो ही हम 13B की बात करेंगे, तो 13B कोई बात ही नहीं करेंगे, मतलब दोनों रिजेक्टेड हो। अब इस कंडीशन में ये बताया हुआ है कि 13C में कोई 13A नहीं पाया जाता तो उसे अस्वीकार कर देंगे, मतलब घोषणा ही नहीं है। 13C पर प्रेषक के हस्ताक्षर के अनुपस्थिति के कारण अस्वीकार नहीं करना। 13C मतलब बड़ा लिफाफा, उसके ऊपर अगर प्रेषक के साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, ये ध्यान देने वाली चीज है। इसके अलावा यदि सक्षम प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षर सत्यापित नहीं किया गया है तो अस्वीकार करें। अगर सत्यापित नहीं किया गया, सत्यापन में मोहर का होना आवश्यक नहीं है, शब्दों के रूप में उसका पदनाम लिखा जा सकता है। जैसे लियारो साहब ने टेस्टेड किया है या किसी गजट ऑफिसर ने भी किया तो उसने अपने पदनाम लिख दिया होगा, तो पेन से भी लिखा हो सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से लास्ट में बताई गई है कि मोहर की उपस्थिति के कारण आप अस्वीकार नहीं करेंगे। ये बात ध्यान देने वाली है हमारे पास में। यदि 13A और 13B में क्रमांक मेल नहीं खाता, अब 13A क्या थी? घोषणा थी। 13B क्या था? मतपत्र का छोटा लिफाफा था। तो 13A के अंदर मतपत्र की क्रम संख्या लिखी जाती है और 13B के बाहर भी वो क्रम संख्या लिखी जाती है। दोनों का मेल होना आवश्यक है। तो हम जो घोषणा देख रहे हैं, घोषणा के ऊपर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर देख रहे हैं, उसको अधिक प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर देख रहे हैं और ये मतपत्र क्रमांक भी देख रहे हैं जो कि 13B के बाहर लिखा होता है। दोनों का मिलान हमारे को करना है। अगर मेल नहीं खाते हैं तो हम उसको कैंसिलेशन करेंगे। इसके अलावा यदि 13A में घोषणा खारिज कर दी जाती है तो 13B को बिना खोले ही खारिज कर दिया जाएगा। मतलब टेस्टेड नहीं किया होगा या नंबर नहीं मिल रहे हैं, किसी वजह से आपने उसको रिजेक्टेड कर दिया घोषणा को, तो 13B अपने आप सब ही रिजेक्टेड हो गया। 13A अर्थात घोषणा पास होने के बाद ही हम छोटे लिफाफे और घोषणा दोनों को अलग अलग करते हैं। ऐसा सभी फॉर्म 13C पर अस्वीकार का विवरण एक स्टेप उसके ऊपर लगती है, उसके डिटेल बताना होता है कि आपने रिजेक्ट किया तो क्यों किया। 13C के अंदर वापस घोषणा को और छोटे लिफाफे को लिख दिया जाता है। अभी पूरा कर दूंगा उसके बाद आपके पास आता हूँ रामचंद्र जी। पीडीएफ मिलेगी या नहीं? फोटो देंगे? पीडीएफ दे देंगे, आपको चिंता नहीं है। बाकी साथियों ने नोट कर लेना, आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। सभी घोषणाओं को एक साथ रखकर इस प्रकार से सील करिए जिससे कि मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन ना हो। यह कार्य मतपत्र युक्त फॉर्म 13B खोलने से पहले किया जाना चाहिए और 13B खोले और पोस्टल बैलेट की जांच करें। अब देखिए, हमने सबसे पहले तो जो रिजेक्ट हुए थे घोषणा के कारण उनको 13C में वापस रखा है और उसको रिजेक्शन वाले बॉक्स के अंदर या ट्रे के अंदर रख दिया। अब हमारे पास में वो डाक मतपत्र जो वैलिड थे, जिनकी घोषणाएं सही थी, अब घोषणाओं को और 13B को अलग अलग किया है, उनके साथ में रखा है ताकि मतदान की गोपनीयता बढ़ी रहे। हमारे पास में घोषणा के अंदर
सेकंड ब्लू कलर से लिखा हुआ है, बैलेट पेपर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो वो मिलान हमारे को करना है। नेक्स्ट, ये मतपत्र दिखाया गया है पर आपको। अब इसमें भी कुछ खास बातें जब हमने घोषणा के आधार पर 13 को वेरीफाई कर दिया तो दोनों को सेपरेट कर दिया। अब 13 के अंदर कहीं ऐसा मार्ग नहीं होता कि मतदाता की पहचान अलग हो। एक लेआउट दिखाया गया आपको कि किस तरह से डिक्लेरेशन प्राप्त होती है, नहीं प्राप्त होती है। तो मोर लगी होती है, मोर के ऊपर टिक आउट करना होता है कि किस कारण से मैंने रिजेक्ट किया है। अगर सेलेक्ट किया तो फिर मोर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी सही और गलत अलग अलग कर रहे हो, अभी उम्मीदवार वाइज नहीं कर रहे हो। अब रिजेक्ट कब हो सकते हैं? अगर किसी को वोट नहीं दिया, किसी के आगे कोई भी मार्क नहीं लगाया, एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट दिया गया है। यदि एक से ज्यादा उम्मीदवारों को वोट दिया गया है तो वो मतपत्र रिजेक्शन हुआ। नकली मतपत्रों, इस प्रकार क्षतिग्रस्त करने वोटियों की सदुपयोग करें कि बीवी वास्तविक है या नहीं। और मार्क को इस तरह से लगाया गया कि पता ना लग सके कि वह किस उम्मीदवार के पक्ष में गया है। तो बीच में जो काली पट्टी होती है मतपत्र के क्या उसके ऊपर लगाते हो तो फिर पता ही चल रहा है कि ऊपर वाले उम्मीदवार को दिया है, नीचे वाले उम्मीदवार को दिया है। नाम नहीं लिखाना चाहिए। एक कल की किसी के अंदर सर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान कर सकना चाहूंगा। कल की किसी के अंदर जो पहले अंगूठे के निशान को वैलिड बता दिया गया था, तो 6/12/13 के सर्कुलर के अनुसार उसको ये बताया गया कि अंगूठे का निशान भी इनवैलिड है अभी तक के निर्देशानुसार। तो अंगूठे का निशान भी नहीं होना चाहिए और साइन भी नहीं होना चाहिए।